हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम CAPF का जो 2022 का एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए वो सारा हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं, जिसको भी CAPF ग्रामर का सिलेबस खत्म करना है या CAPF ग्रामर में क्या आता है समझना है, तो मैंने फर्स्ट 12 चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब में। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको 2022 CAPF ग्रामर ऐसे करके वीडियोस नजर आएगा। तो आप उसमें से फर्स्ट 12 चैप्टर्स के वीडियोस आपके सामने रहेंगे, आप उसको आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और वो जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियोस लिस्ट किए गए हैं उसको आप सीक्वेंस में आप देखेंगे तो बेटर रहेगा। वीडियो स्किप मत करिए, इनकम्प्लीट मत छोड़िए, ठीक है। और साथ में जो वीडियोस का जो नेमिंग किया है वो फॉर्मेट इस तरह से है। अगर आप लोग देखोगे 1201, अगर हम 1201 कह रहे हैं तो 12 चैप्टर है फर्स्ट सेशन, 1202 12 चैप्टर का सेकंड सेशन, और अगर 201 है तो सेकंड चैप्टर का फर्स्ट सेशन, 302 है तो थर्ड चैप्टर का सेकंड सेशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। अब स्टूडेंट CAPF AC का एग्जाम में आपके पेपर 1 आते हैं और पेपर 2 आते हैं। आप सभी को पता है पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है 250 मार्क्स का होता है, MCQ होता है, ये GS वाला पेपर होता है। और आपको इसमें कितने कट ऑफ आपको जो कट ऑफ जो होती है उसकी एक्चुअली क्या है, कट ऑफ के मामले में अभी बहुत अनसर्टेनिटी है। रीजन ये है कि 3 साल से हमें कट ऑफ नहीं पता चल रहा है। जो एक्सट्रीमली हाई कट ऑफ गया था वो 123 पॉइंट समथिंग गया था, ठीक है। मगर सिंस अभी वैकेंसी कम आ रही है, कंपटीशन ज्यादा है, तो कट ऑफ शायद ज्यादा जाए, मुझे नहीं पता है। वैसे फिर भी पेपर 1 में स्टूडेंट्स को सेफ जोन में रहने के लिए एटलीस्ट अपना टारगेट 140 रखना चाहिए, 140 प्लस, तब जाके सही रहेगा। फाइन। और इसीलिए मैं यही कहती हूँ कि पेपर 1 पेपर 2 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपका पेपर क्लियर होता है तो वो पेपर 1 की वजह से क्लियर होता है, पेपर 2 की वजह से नहीं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ, अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो पेपर 2 कहीं ना कहीं एक हर्डल है, मगर अगर क्लियर हो रहा है तो पेपर 1 का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें आप स्कोर बहुत ज्यादा कर सकते हो। पेपर 2 में आप स्कोर बहुत ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी कम रहती है स्कोर ज्यादा करने की। पेपर 1 में पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। इसीलिए आप लोग सभी को मैं यही बोलूंगी कि सबसे ज्यादा आप लोग पेपर 1 पे ध्यान दोगे, पेपर 2 पे भी ध्यान देना है मगर कंपैरेटिवली कम। फाइन। अच्छा, अब हम पेपर 2 पे आते हैं। तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूं, सपोज जो एग्रीगेट कट ऑफ है, अगर आप लोगों को पता है पेपर 1 की कट ऑफ 120 एक्सट्रीमली हाई, मगर हमें 140 तक टारगेट रखना चाहिए। और पेपर 2 का जो कट ऑफ यूपीएससी नहीं कभी रिलीज करता है, इसकी क्वालिफाइंग यूपीएससी कभी रखता है 50, कभी 55 और कभी 60 से ज्यादा कभी उसने नहीं रखा है। मुझे अब ईयर याद नहीं है कौन से ईयर में 50 था, कौन से ईयर में 55 था, आप लोग गूगल सर्च कर लेना। कभी 60 से ज्यादा नहीं रहा। तो अगर, और फाइनली एक तो इसका कट ऑफ पेपर 1 का कट ऑफ होता है और एक आपका एग्रीगेट कट ऑफ होता है। एग्रीगेट कट ऑफ का मतलब ये होता है कि आपका पेपर 1 का स्कोर और पेपर 2 का स्कोर, यानी पेपर 2 का स्कोर भी ऐड होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो पेपर 1 में सपोज आपको 140 आया और पेपर 2 में आपका 60 आया, तो आपका 200 बन गया। और यदि आपका एग्रीगेट कट ऑफ 200 आया तो आप रिटर्न क्लियर कर लेते हो। मगर यदि आपका एग्रीगेट कट ऑफ जो यूपीएससी रिलीज करती है वो 200 नहीं होता है, 199 होता है, तो आप रिटर्न नहीं क्लियर करते हो। तो जो एक्सट्रीमली हाई कट ऑफ गया था 123, इस ईयर में 209 आपका 209 या 210 एग्रीगेट कट ऑफ गया था। मगर सिंस फिर से मैं वही बोल रही, वैकेंसी कम है, कंपटीशन ज्यादा है, तो हम मान के चलते एग्रीगेट कट ऑफ हम 220 मान के चलते हैं। तो आपको इस तरह से मेहनत करनी है कि पेपर 1 में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लो, और फिर पेपर 2 में आप अगर 70 और 80 के बीच में स्कोर कर लेते हो तो आप कट ऑफ तक पहुंच जाते हो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फाइन, 140 इसमें स्कोर कर लो, 70 80 के बीच में इसमें स्कोर कर लो, तो आप कट ऑफ तक पहुंच जाते हो। तो फिर ध्यान रखना, मतलब कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स ऐड होके भी यूपीएससी कट ऑफ रिलीज करता है। फाइन, पेपर 1 पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है। अब हम पेपर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं कि पेपर 2 में
आप लोगों की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पेपर 2 में आपके जो सेक्शंस होते हैं वो एक आपका, सॉरी ये सब कुछ ऐसे इस तरह से हो रहा है, एनीवेज एक सेक्शन आपका राइटिंग मतलब एक एस्से का सेक्शन होता है। आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, आई विल राइट ओवर हियर, ठीक है, एक सेकंड। नाइस, ओके। एक आपका एस्से का सेक्शन होता है, एक आपका रिपोर्ट होता है, एक आपका आर्ग्यूमेंट होता है, और फिर प्रेसी होती है, यू नो वेरी वेल, आरसी होता है और ग्रामर सेक्शन होता है, ये होता है। तो जरूर सबसे पहली चीज तो ये है कि इस 6 सेक्शन में ग्रामर का सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। रीजन ये है कि ये सबसे कम टाइम लेता है, इसको आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर लोगे। जैसे एस्से में आपको कम से कम 1 घंटा देना पड़ेगा, रिपोर्ट में आपको आधा घंटा, आर्ग्यूमेंट में थोड़ा सा ज्यादा, प्रेसी में भी इट टेक्स टाइम, बहुत ज्यादा टाइम, इन फैक्ट 30 मिनट्स। आरसी ऑल्सो टेक्स टाइम, बट ग्रामर है वो आप 10-15 मिनट में खत्म कर दोगे। पहली चीज तो यही है, इट इज लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज द मोस्ट स्कोरिंग वन। ग्रामर में 25 मार्क्स पे आता है, अगर जिसकी ग्रामर पे बहुत अच्छी होल्ड है एंड ही नोज हाउ टू राइट द आंसर्स विदाउट मेकिंग इवन अ पंचुएशन मिस्टेक, तो ही विल स्कोर 25 आउट ऑफ 25 भी स्कोर कर सकते हैं। अब आप ये सोचिए, इतना स्कोरिंग होता है, मगर स्टूडेंट्स ग्रामर को इग्नोर कर लेते हैं। और दूसरी चीज है, ग्रामर अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपको सेंटेंस फ्रेमिंग में दिक्कत नहीं होगी, एस्से, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, प्रेसी, आरसी। अब मेरा जो ग्रामर का बैच चलता है वो एक तो अभी चल रहा है, जो अब खत्म होने वाला है। दूसरा बैच जो ग्रामर का चलेगा वो मई में शुरू होगा, नेक्स्ट ईयर मई में शुरू होगा। तो इस बीच में कोई भी मेरा ग्रामर का बैच नहीं है, तो इसीलिए मैंने ना कम से कम जितना मैं कर सकती हूँ, फर्स्ट 12 चैप्टर्स जो सीएपीएफ ग्रामर के सिलेबस का है, वो फर्स्ट 12 चैप्टर्स मैंने यूट्यूब में अपलोड कर लिए, वो आप देख लीजिए। और अगर इतना टाइम नहीं है तो मेरी जो ग्रामर की बुक है आप वो भी ले सकते हैं, पूरा उसमें मैंने ग्रामर कवर किया है, और साथ में प्रैक्टिस सेट्स से कम 42 प्रैक्टिस सेट्स है, एकदम पूरा सीएपीएफ के पैटर्न के बेस्ड पर है। फाइन। अच्छा, अब उसके बाद ग्रामर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम प्रिपरेशन में नहीं आएंगे, पहले मैं आपको पूरा बता देती हूँ क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। उसके बाद आपका एस्से, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, प्रेसी। जो नेक्स्ट स्कोरिंग सेक्शन होता है वो आरसी होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यदि आपको टेक्निक पता है, स्ट्रैटेजी पता है कि कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, तो 20 मार्क्स का होता है, ग्रामर 25 का होता है, ये 20 का होता है, आप आराम से 15 स्कोर कर लोगे। अगर मैं ये बोलती हूँ कि आप ग्रामर में 15 स्कोर कर लोगे, ग्रामर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बात बराबर होती है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाला ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और हिंदी मीडियम वाले कम अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। आरसी का भी वही केस है, हिंदी इंग्लिश मीडियम का कोई चक्कर नहीं, बस सेंटेंस थोड़ा सा ठीक से फ्रेम करना आना चाहिए। तो आप ये सोचो, आरसी में अगर आपको 15 आ गया, ग्रामर में 15 आ गया, तो टोटल 30 तो यहीं पे बनता है। तो जब आप एग्जाम देने जाते हो ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर आपने वाकई में पढ़ लिख के एग्जाम दिया, ऐसे नहीं उठ के चले गए एग्जाम देने, वाकई में पढ़ लिख के एग्जाम दे रहे हो, अच्छे से प्रिपरेशन करके दे रहे हो, तो ग्रामर हमेशा फर्स्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। जो भी इजी होता है ना उसको फर्स्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि फिर हम बहुत एंथुजियाज्म में होते हैं, और फिर जब हम इजी वाला कर लेते हैं तो हमारे में कॉन्फिडेंस लेवल जो हमारा हाई हो जाता है, और फिर बाकी क्वेश्चंस भी हम आसानी से कर पाते हैं। इसीलिए ग्रामर पहले अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद जो नेक्स्ट अटेम्प्ट करना चाहिए वो आरसी करना चाहिए। अब हम आरसी जो है वो 30, मतलब दोनों मिला के आप 30 आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अगर सपोज मैं मान के चलती हूँ आपको 70 स्कोर करना है, तो आपको 40 और स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 75 स्कोर कर रहे हो तो 45 और स्कोर करना पड़ेगा। अब एस्से है, तो एस्से क्या है कि अच्छा इसका मार्क्स वेटेज है 80 है इसका मार्क्स वेटेज, और स्टूडेंट को लगता है वाह आराम से 30 आ जाएगा, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। 30 से ऊपर लेकर आना या 40 भी लेकर आना बहुत मुश्किल है। अगर आप इतना लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब आपने चारों ऐसे बहुत उम्दा लिखे, बहुत अच्छा लिखे, बहुत इफेक्टिव लिखे। ठीक है, तो इसीलिए बहुत आप, दूसरी चीज आप ऐसे लिख के आ भी गए तो आप बता नहीं सकते, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आप कितना स्कोर करोगे ऐसे में, आप नहीं बता सकते। ग्रामर में आप बता सकते हो। इसीलिए एस्से जो है उसमें आप ना, अगर सपोज पढ़ लिख के गए हो, अच्छे से प्रिपरेशन किया है, तो बहुत खराब भी लिखा है, फिर भी मैं मानती जो पढ़ लिख के गया है ना उसको 15 आ सकते हैं एस्से में जो मिनिमम स्कोर होना चाहिए, राइट। तो आप सोचिए 5, 5, 10, यहाँ पे अगर सिर्फ 15 आपको एस्से में आ रहे हैं,
ठीक है, सॉरी मुझे ये 30 प्लस, आई एम सॉरी, मुझे 30 प्लस 15 करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 45 स्कोर हो जाता है, 45 स्कोर। ठीक है, अब आपका रिपोर्ट बचता है 20 मार्क्स का, आर्ग्यूमेंट बचता है 40 मार्क्स का, और प्रेसी 15 मार्क्स का। तो ये जो प्रेसी है ना स्टूडेंट्स, इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट वन, लीस्ट स्कोरिंग और मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग। इसीलिए आप इसको हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना। अगर प्रेसी आपसे छूट भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो रिग्रेट, ओके फाइन। अच्छा, अब आप आराम से 45 स्कोर कर रहे हो। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हम कैसे पेपर 2 करेंगे ये वो, मगर हिंदी मीडियम वाले ज्यादा फोकस इस 60 मार्क्स में करते हैं, 20 प्लस 40, 60 मार्क्स में ज्यादा फोकस करते हैं। वो लोग ये नहीं देखते कि ग्रामर तो इनके हाथ में है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ये नहीं देखते कि ऐसे इनके हाथ में है, वो लोग उस पर ज्यादा फोकस करते हैं जो उनके हाथ में नहीं है, राइट। वैसे ये भी इनके हाथ में है, मगर ज्यादा फोकस करके इसमें ना बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आप ऐसे में फोकस करिए, ऐसे में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए, ग्रामर में अच्छा स्कोर करने के लिए कोशिश करिए, और आरसी में भी अच्छा स्कोर करने का कोशिश करिए। इसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम का कोई चक्कर नहीं है, राइट। तो आप 45 आराम से स्कोर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ग्रामर प्रेसी, सॉरी ग्रामर आरसी, और आरसी का मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ऐसे मिलाकर 45 आप आराम से स्कोर कर सकते। स्टिल यू आर लेफ्ट विद 75 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। अब रही बात रिपोर्ट आर्गुमेंट क्या करे, तो रिपोर्ट आर्गुमेंट का बेस्ट तरीका यही है कि जितने भी आपके पास आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर लो, जैसे मैं आप लोगों को अराउंड 30-35 रिपोर्ट्स दूंगी, ठीक है। तो उसके आंसर्स भी आपको मिलेंगे, आप आर्गुमेंट में मिलेंगे 30-35 आर्गुमेंट्स, उसके भी आपको आंसर्स मिलेंगे। मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, ठीक है। मैं ये नहीं क्लेम करती हूँ कि भाई मैंने जो रिपोर्ट दिया, मैंने जो आर्गुमेंट दिया है वो ही आएंगे, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कहूंगी। आ जाए तो बढ़िया है, मगर ऑब्वियसली मैं करंट अफेयर से देती हूँ, जो भी करंट है उसी से मैं देती हूँ। तो आप मेरे जो हैं 35 क्वेश्चन रिपोर्ट एंड आर्गुमेंट के उसके प्रिपेयर कर लो। किसी और इंस्टीट्यूट का वो लोग भी क्वेश्चंस रिलीज करते हैं, उनके रिपोर्ट्स उनके आर्गुमेंट्स ले लो। ऐसे करके आप करीब 40 रिपोर्ट्स और 40 आर्गुमेंट्स, या से 45 ले लो, 45 रिपोर्ट्स 45 आर्गुमेंट्स प्रिपेयर कर लो, उसके आंसर्स लिखो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग आ जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स स्पेशली उनके लिए मैं ये जरूर सजेशन देती हूँ। वैसे ही ऐसे का भी है, ऐसे में भी आप यू नो जैसे मैं आपको 70-75 ऐसे मैं रिलीज करूंगी ऐसे क्वेश्चंस, और कोई इंस्टीट्यूट है वो रिलीज करेगा, उनके क्वेश्चंस ले लो, प्रिपेयर करो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, फाइन। इस तरह से आपको करना चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों को पूरा एग्जाम का पैटर्न बताया है, और किस तरह से एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए वो भी मैंने बता दिया। सबसे पहले ग्रामर अटेम्प्ट करोगे, फिर आरसी अटेम्प्ट करोगे, और फिर उसके बाद क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, जो भी क्वेश्चन आपको फेमिलियर लग रहा है। रिपोर्ट के क्वेश्चन फेमिलियर लग रहे हैं वो कर लो, ऐसे के क्वेश्चन फेमिलियर लग रहे हैं वो कर लो। तो फेमिलियर क्वेश्चन पे जाओ, पहले वो अटेम्प्ट करो, और फिर जो अनफेमिलियर क्वेश्चन है उस पर आप टाइम दो, सोचो क्या लिख सकते हैं, फाइन। अच्छा, अब उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि हमें प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। अब प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स, अगस्त में एग्जाम होता है, यूजुअली अगस्त में एग्जाम होता है, तो आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, स्टूडेंट्स ये जो 4 मंथ है, इसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए वो मैं बता देती हूँ। इस 4 मंथ में आप लोगों को अपना ग्रामर को बहुत सुदृढ़ करना चाहिए, बहुत अच्छी फर्म ग्रिप होनी चाहिए ग्रामर में, ठीक है। अब ग्रामर फर्म ग्रिप है ना, यू नीड टू नो द रूल्स, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो भी सीएपीएफ के ग्रामर के पैटर्न के अकॉर्डिंग, ये नहीं एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो सीएपीएफ में जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, वैसे आप ग्रामर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये सब आपको करना है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का, यानी ये सितंबर से लेकर जनवरी तक ये काम करोगे ग्रामर। दूसरा काम करोगे रीडिंग का। रीडिंग का क्या काम करोगे, आपको रोज एडिटोरियल पढ़ना है। अब मैं बोल रही हूँ रोज एडिटोरियल पढ़ना है, रोज एडिटोरियल आपको पढ़ना है। अब इस रोज एडिटोरियल में आप क्या पढ़ोगे, वो भी द हिंदू का। आप स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं हिंदू प्रेफर करती हूँ, मैं क्या यूपीएससी प्रेफर करता हूँ, राइट। तो उसके एडिटोरियल्स के हेडलाइंस है ना, उस हेडलाइन को ये लोग क्वेश्चन बना देते हैं, कभी ऐसे का क्वेश्चन बना देते हैं, कभी रिपोर्ट सॉरी कभी आर्गुमेंट का क्वेश्चन बना देते हैं।
तो इसीलिए मैं द हिंदू प्रेफर करती हूँ। तो पेपर 2 के लिए मैं बोल रही हूँ द हिंदू का एडिटोरियल पेज। पेपर 2 के लिए आपको पूरा हिंदू पढ़ने की जरूरत नहीं है, एडिटोरियल पेज है उसका आप लेफ्ट एंड राइट पढ़ो। अब कोई कोई स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमें समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं समझ में आ रहा फिर भी पढ़ो। पढ़ने के बाद आपका कोई भी फेवरेट चैनल है, कोई फेवरेट टीचर है जो एडिटोरियल एनालिसिस करवाता है अपने चैनल में, उसका वीडियो देखो। मगर आप लोग ऐसा एडिटोरियल एनालिसिस नहीं देखोगे जिसमें वोकैब पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, सिनोनिम एंटोनिम पे फोकस किया जा रहा है। कई ऐसे चैनल्स हैं जो हिंदू एडिटोरियल के वर्ड्स जो यूज हो रहे हैं हिंदू एडिटोरियल में, वो वर्ड्स को लेकर उसका सिनोनिम एंटोनिम ये सब बताते हैं। ऐसे चैनल्स, ऐसे मतलब यूपीएससी के लिए ये ना बहुत बेकार है कहने का, एसएससी के लिए ठीक है सिनोनिम एंटोनिम वर्ड्स पर फोकस करना, मगर यूपीएससी के लिए जो एडिटोरियल में जो भी इश्यूज में बात हुई है उसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इसका पूरा इश्यूज को डायसेक्ट करना, तो अगर इस पे बात हो रही है ना तब वो एडिटोरियल एनालिसिस वाला चैनल वो अच्छा है यूपीएससी के लिए। वो कैप के लिए एसएससी वाला टाइप का, गॉट माई पॉइंट। तो आपको ऐसा चैनल एडिटोरियल एनालिसिस के लिए ऐसा चैनल देखना है, वॉच करना है जिसमें इश्यूज पे फोकस किया जा रहा है, नहीं वो कैप पे। गॉट इट? तो आप देख लेना। तो जिसको भी एडिटोरियल नहीं समझ में आ रहा, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो मैटर यू अंडरस्टैंड और नॉट। रीडिंग करने के बाद यू वॉच द चैनल जिसमें एडिटोरियल एनालिसिस किया जा रहा है, ठीक है? उसके बाद आपके पास अपने नोट्स भी बन जाएंगे, वो लोग बताते रहेंगे, यू कैन जॉट डाउन द पॉइंट दैट आर इम्पोर्टेंट। ओके, ये हो गया रीडिंग। दूसरा काम आपको करना है राइटिंग का, ठीक है? सितंबर से लेकर देखो ये ग्रामर है, यू हैव टू कंप्लीट फ्रॉम सितंबर टू जनवरी, ठीक है? ये पूरा कंप्लीट कर देना है। और रीडिंग जो है वो आपको थ्रू आउट वैसे चलेगा, सितंबर टू जून मोस्ट प्रोबेबली, हाँ जून तक वो आपको रीडिंग थ्रू आउट करना है जो मैंने आपको अभी बताया। और राइटिंग भी जो मैं बोल रही हूँ, रीडिंग भी आपका सितंबर से जून तक चलेगा और राइटिंग भी आपका सितंबर से, राइटिंग तो सितंबर से लेकर अगस्त, जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म हो जाता है तब तक आपका राइटिंग चलेगा। और ये जून तक मैं बोल रही हूँ क्योंकि जून तक ही, अगस्त में जो क्वेश्चंस आएंगे वो जून तक ही आएंगे मेरे ख्याल से, तब तक तो क्वेश्चंस सारे प्रिपेयर हो जाते होंगे, इसीलिए जून तक कह रही हूँ। वरना आपको जुलाई तक भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात राइटिंग की, वो सितंबर से लेकर अगस्त तक रोज आपको लिखना है। अब क्या लिखना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपको जो लिखना है वो ये है कि आप एडिटोरियल, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं फाइन, वो लोग हिंदू का एडिटोरियल पेज लेंगे, एडिटोरियल पेज का एक छोटा सा कॉलम लेंगे, ठीक है? A4 शीट लेंगे, A4 शीट में दोनों तरफ मार्जिन खींचेंगे, और ऐसी शीट भी आती है यूपीएससी की, दोनों तरफ मार्जिन खींच के जो इस कॉलम में लिखा हुआ है ना उसको आप लोगों को एज इट इज उतारना है, जो भी कॉलम में लिखा है बस देख देख कर उतारना है। इससे क्या होगा वो मैं आप लोगों को बता दूं, इससे आपका एक तो स्पीड बढ़ेगी, आप रोज लिख रहे हो ऑब्वियसली स्पीड बढ़ेगी, राइटिंग अच्छी होगी। उतारने का मतलब ये नहीं घसीटा मार करना है, प्रॉपरली अच्छी राइटिंग में उतारना है, राइट? तो स्पीड बढ़ेगी। उसके बाद जब आप उतार रहे हो तो ऑब्वियसली आप रीड कर रहे हो और फिर उतार रहे हो, तो इससे रीडिंग भी हो रही है और फिर साथ में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है। तो लिखने से आपकी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग होती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रेसी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग का खेल होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और काम ये भी कर सकते हो कि कोई आपको डिक्टेट करवा रहा है, कोई बोल रहा है और आप लिख रहे हो, वैसे भी उससे भी राइटिंग स्पीड बढ़ जाती है, मगर लिखना सुंदर तरीके से, कोई कैपिटल लेटर पंचुएशन मिस्टेक ये सारी कोई मिस्टेक नहीं करनी, बहुत अच्छे से लिखना है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स को क्या होता है कि नहीं अब सीधे एग्जाम में लिखेंगे। आप खुद सोचो ना, आप लोग फिजिकल देने जाते हो तो क्या जिस दिन फिजिकल का एग्जाम है और उसी एग्जाम के वक्त वहीं पे दौड़ोगे क्या? पहले से दौड़ने की प्रैक्टिस करते हो, वैसे ही जब लिखना है तो पहले से राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? इसीलिए राइटिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है, रोज लिखना। इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स टाइम, ओके? फ्रंट एंड बैक भर देना पेज का, बस एक ही पेज लिखना है। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है, हिंदी में भी लिखना है। आप कोई भी हिंदी का न्यूज़पेपर ले लो, उसका एडिटोरियल पेज का एक एडिटोरियल कॉलम ले लो, हिंदी में भी लिखो और इंग्लिश में, क्योंकि आपको इंग्लिश रिपोर्ट एंड आर्गुमेंट लिखना है, हिंदी ऐसे लिखना है, तो आपको दोनों ही लिखना पड़ेगा। तो इट विल टेक 20 मिनट्स टाइम।
हिंदी मीडियम को 20 मिनट्स लगेगा और इंग्लिश मीडियम को 20 मिनट्स लगेगा। तो अपने दिन की शुरुआत आपको लिखने से करनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो पेन आप लोग यूज करते हो ना, वो पेन को कभी मत चेंज करना, उसका रिफिल चेंज करते रहो। पेन को अच्छे से चूज कर लो, आपका कोई भी पेन चल सकता है, ठीक है। पेपर 2 में पेन का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। पेपर 1 का पेन का इंस्ट्रक्शन है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। इसलिए ये इंस्ट्रक्शन दिया रहता है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का, क्योंकि आप लोगों को ओएमआर शीट फिल करनी पड़ती है, आप लोगों को अपने आंसर्स को शेडिंग करनी पड़ती है, ओके। इसीलिए ब्लैक बॉल पॉइंट पेन पेपर 1 के लिए। मगर पेपर 2 पूरा रिटर्न वाला है, आपको नैरेटिव फॉर्म में आपको लिखना है, तो देयर इज नो इंस्ट्रक्शन ऑन विच पेन टू बी यूज्ड, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। आप ब्लू पेन यूज कर सकते हो, आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, आप जेल पेन यूज कर सकते हो, आप पायलट पेन यूज कर सकते हो, बॉल पॉइंट पेन, कोई भी पेन यूज कर सकते हो। मगर आपको ध्यान रखना है भाई, ऐसा पेन जिसके लिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपके लिए कन्वीनियंट हो। दूसरी चीज है, पेन जो है उसकी इंक स्प्रेड ना हो, और साथ में इतना डार्क ना लिखा है कि पीछे भी उसका छाप आ जाए, ओके। इतना प्रेशर में नहीं वो लिखना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और थोड़ा सा ग्रिप सही होना चाहिए। तो और वैसे मैं बताऊं, मैं प्रेफर ब्लू बॉल पॉइंट पेन करती हूँ। रीजन ये है, जब हम आंसर ब्लू बॉल पॉइंट पेन में देखते हैं ना, तो आंखों को अच्छा लगता है। ब्लैक में देखते हैं थोड़े आंसर्स, मैं पर्सनली बता रही हूँ, आंसर्स थोड़े से मेसी लुक देते हैं ब्लैक कलर, ठीक है, तो थोड़ा सा डर्टी लुक देता है। ब्लू बॉल पॉइंट पेन एकदम बहुत अच्छा होता है, फाइन। और फिर ऐसा पेन लेना जिसके इंक जो है ना, ज्यादा डार्क भी ना हो, ज्यादा लाइट ना हो। और वंस यू चूज द पेन, डू नॉट चेंज इट। इसको आप थ्रू आउट, आप इसको पूरा एग्जाम तक यूज करोगे। इससे क्या होगा, आपकी उंगलियां है ना पेन से एडजस्ट हो जाएगी। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें मगर बहुत मैटर करती है, फाइन। तो ये है मतलब राइटिंग का, कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम हमें ना मतलब जो मैंने आप लोगों को दिया है सितंबर अक्टूबर, ये जो मंथ मैंने आप लोगों को दिया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये मंथ में स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम हम ऐसे लिखे हैं, हम रिपोर्ट लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम आर्गुमेंट लिखने की प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स वेस्ट है। इस मंथ में अगर आप रिपोर्ट, ऐसे, आर्गुमेंट लिखने की प्रैक्टिस करें तो वो वेस्ट है। दो रीजन है। पहला रीजन ये है, आप लोग क्वेश्चंस कहाँ से लेकर आ रहे हो, क्योंकि कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई चैनल इस मंथ में क्वेश्चन रिलीज करता होगा सीएपीएफ का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। पहली चीज तो ये। दूसरा ये, आप बोल सकते हो मैम हम ना खुद ही क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, तो आप इतने केपेबल नहीं हो कि यूपीएससी के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ब्लाइंडली कुछ भी ऐसे लिखना, आई मीन लॉजिकल लगता है मुझे। तो पहली चीज है, आपके पास क्वेश्चंस नहीं है, आप खुद ही क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हो, दैट इज क्वाइट इलॉजिकल, क्योंकि आपके पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि आप यूपीएससी के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन फ्रेम कर सको। इसीलिए इस मंथ में नहीं लिखना चाहिए ये एस्से रिपोर्ट। दूसरा रीजन ये है, अगर आप लिख भी लेते हो तो इवैल्यूएशन, बिना इवैल्यूएशन का लिखने से क्या मतलब है। और सेल्फ इवैल्यूएशन आप नहीं कर सकते हो, दैट इज फॉर श्योर। हाँ, अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट है जो अच्छे से इवैल्यूएट कर पाए तब बात ठीक है, मगर फिर भी मैं कहती हूँ मत लिखो। ये जो मंथ है ना, इसमें आप ये सब मत लिखा करो, ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट लिखने की प्रैक्टिस। रीजन ये है, एज इट इज आपको फरवरी से लिखने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आपको नहीं लगता आप कितने एग्जॉस्ट हो जाओगे, सितंबर में भी लिख रहे हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर फेब में तो करना ही है, फिर फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब पागल हो जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, बोर हो जाओगे लिख लिख के। तो मुझे ऐसा लगता है कि तो बोर्डम की वजह से भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि सितंबर में शुरू करोगे एंड यू विल राइट टिल जून, ऑलमोस्ट आप 7-8 मंथ से आप लिख ही रहे हो, पागल हो जाओगे। इसीलिए नहीं लिखो आप, फाइन। मतलब कि ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट लिखने की प्रैक्टिस मत किया करो इस मंथ में। और मतलब ये तो है ही, ये 3 रीजंस मैंने आप लोगों को बता दिया क्यों नहीं लिखना चाहिए। अगर आपको लिखने स्टार्ट करना है तो आप फरवरी से स्टार्ट करो, इट इज द बेस्ट टाइम। और इस समय ना जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है और मैं खुद भी, अपने क्वेश्चंस हम रिलीज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई?
तो ये चीज आपको देखनी है, और ये सजेशन आप लोग मान लो तो बहुत अच्छा है, बोर्डम से बचोगे, बहुत ज्यादा प्रेशर लेने से बचोगे। तो ये जो मंथ है ना, उसमें पेपर 1 पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, और पेपर 2 पे जो मैंने आप लोगों को बोला है, रोज रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर पार्ट, ये तीनों पे आपको ध्यान देना है सितंबर से लेकर जनवरी तक, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता देती हूँ, मेरा जो बैच जो शुरू होगा वो मैं बता दूं। देखिए इसका मैं डिटेल बाद में दूंगी। जनवरी 6 से मेरा राइटिंग सेक्शन का बैच शुरू हो रहा है, और ये जो बैच है इसमें सिर्फ 30 स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, और बस क्राइटेरिया है जिसने पहले फीस जमा कर दिया वही 30 स्टूडेंट्स एडमिशन। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर मैंने 30 से 31 कर दिया तो मेरा वो वर्कलोड बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दिन में मुझे 30 आंसर्स को इवैल्यूएट करना है। फाइन, इसीलिए सिर्फ 30 स्टूडेंट्स से एडमिशन ले सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। और इसमें टोटल 17 ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाएगी, 11 रिपोर्ट, 11 आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और बाकी मैं डिटेल्स बाद में दे दूंगी, एक मिनी टेस्ट भी होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा नंबर है, वैसे तो आपको मिल जाएगा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वैसे है 9599967731। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।